नमस्कार, वेलकम टू घरकार, द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर सदगुरु इंफ्रा, जो है रायगढ़ में ज़मीन खरीदारी में आपका ट्रस्टेड पार्टनर। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं खोपटा न्यू टाउनशिप का 2025 का अपडेट क्या है। इसके रिगार्डिंग तो हम बात करेंगे ही, साथ ही में कुछ ऐसी बातें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं जिससे रिगार्डिंग और जिससे रिलेटेड सीरीज़ इस चैनल पे हमने पहले भी आपके साथ शेयर की हुई है। उसी को ध्यान में रखकर कुछ और भी 2-3 पॉइंट्स आपके साथ इस वीडियो में भी शेयर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि खोपटा न्यू टाउनशिप का सबसे पहला अपडेट क्या है। तो जैसे कि काफ़ी लोगों ने यहाँ पे निवेश किया हुआ है और इसीलिए इस टाउनशिप से रिलेटेड काफ़ी कुछ खबरें जो आती है उससे रिगार्डिंग उनका अपडेट लेना और उसके रिगार्डिंग वो अपडेटेड रहते हैं और उन्हें ये सारी न्यूज़ पता होती है। लेकिन कुछ नए व्यूवर्स शायद यहाँ निवेश करने के लिए अभी सोच रहे हैं, उन्हें हम इस वीडियो के माध्यम से बता दें कि खोपटा न्यू टाउनशिप का 2024 में अक्टूबर की 15 तारीख में जो स्टेट का टाउनशिप प्लानिंग अथॉरिटी है, जिसने MMRDA को न्यू कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज ए NTDA अपॉइंट किया था, उसी नोटिफिकेशन में ये भी डिक्लेयर किया था कि आज की डेट में मतलब 2025 में इस टाउनशिप का नाम है KSC न्यू टाउन, यानी करनाड़ा सही चिरनेर न्यू टाउनशिप। जी हाँ, इसी नोटिफिकेशन के तहत हमें ये भी समझ में आया कि जो प्रीवियसली खोपटा न्यू टाउनशिप की अगर हम बात करें तो उससे रिगार्डिंग अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस चैनल पे आप हमारे बाकी वीडियोस में ये जानकारी आप हासिल कर सकते हो। वैसे आपको बता दें कि इस प्रीवियसली जब सिडको के पास ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जब इसकी सिडको थी तो उस वक्त इस टाउनशिप का नाम जैसे कि खोपटा न्यू टाउन था, उस वक्त इस टाउनशिप में 33 विलेजेस इंक्लूडेड थे। उसी के साथ में आज की डेट में जब हम बात कर रहे हैं KSC न्यू टाउन की, तो यहाँ पे 124 विलेजेस, यहाँ इस 33 विलेजेस में और भी विलेजेस ऐड होकर, मतलब जो रायगढ़ रीजन है, इस रीजन में जो सब डिवीजन आते हैं पेन, पनवेल और उरन, इस सब डिवीजन के टोटल कुल मिला के 124 विलेजेस को इस टाउन में शामिल किया गया है। जी हाँ, इसी के चलते क्विकली हम रिव्यू करते हैं कि सबसे पहले इस एरिया को MI सेज के नाम से जाना जाता था, तब ये सेज की अथॉरिटी में आता था, मुंबई इंटीग्रेटेड स्पेशल इकोनॉमिकल जोन, और इसी के बाद ये खोपटा न्यू टाउनशिप के नाम से जाना जाता था, तभी ये सिडको के पास था। फिर इसके बाद जब MTHL ब्रिज फंक्शनल हुआ तो इसी एरिया को MTHL इन्फ्लुएंस एरिया के नाम से जाना गया, और अब फाइनली एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इसका नाम KSC न्यू टाउनशिप है। अब बात करते हैं इस टाउनशिप के जोनिंग के बारे में। अगर हम किसी भी टाउनशिप को नवी मुंबई के पर्टिकुलरली फोकस में रखें तो हमें ये पता चलता है कि जैसे कि रेसिडेंशियल जोन में मैक्सिमम अगर बात करें तो रेसिडेंशियल जोन ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन एज ए NTDA MMRDA ने यहाँ पे मिक्स जोनिंग को कंसिडर किया है। जी हाँ, रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल, इन तीनों जोनों को मिलाकर यहाँ एक टाउनशिप बनाने का MMRDA का प्रयास रहेगा। देखिए, अगर हम बात करें KSC न्यू टाउनशिप के 124 विलेजेस की, तो इसमें नैना के यानी नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया के 80 विलेजेस, उसी के बाद MMR रीजन में जो 2 विलेजेस इस रीजन में आते हैं वो 2 विलेजेस, और उसी के साथ रायगढ़ रीजनल प्लान में जो 9 अलग अलग विलेजेस है उसका भी एरिया इसमें काउंट किया गया है। और साथ ही में ऑब्वियसली खोपटा न्यू टाउन जो सिडको पहले प्लानिंग कर रही थी वो 33 विलेजेस भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो कुल मिला के ऐसे 124 विलेजेस का एरिया इसमें आता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि अगर आप सही जानकारी हासिल कर रहे हो ज़मीन खरीदारी करने के लिए, तो ये भी ज़रूरी है कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हो उस व्यक्ति को भी सही जानकारी प्राप्त हो। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप ज़मीन ले रहे हो इस KSC न्यू टाउनशिप के 124 विलेजेस के बाउंड्री के अंदर, इसका मतलब ये नहीं होता कि जब मास्टर प्लान यानी जब भी KSC न्यू टाउनशिप का MMRDA एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का प्लान जब पब्लिश करेगा, उस वक्त शायद हो सकता है
कि आप में से कई लोगों ने यहाँ पे ज़मीनें ऑलरेडी ले चुकी है, उन लोगों को ये पता चले कि उनकी ज़मीन तो इस मास्टर प्लान के अंदर आती ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि अगर मिक्स जोनिंग और ये जो स्कोप रहेगा MMRDA का इस 124 विलेजेस के अंदर, उसके बारे में जानकारी होना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि 3 अलग अलग मेजर यहाँ पे पार्ट आने वाले हैं इस टाउनशिप में, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल और कमर्शियल। तो ये भी पता होना ज़रूरी है कि अगर आपका एरिया रेसिडेंशियल में आता है तो आपको कितना FSI मिलेगा, क्या कुछ आपको उसके रिगार्डिंग जानकारी ऑलरेडी पता होनी चाहिए, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट और भी सफल हो सके। और भी एक चीज़ आपको इसी को जोड़कर यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कई बार ज़मीन बेचने वाले आपको U2 अर्बनाइजेशन का सेकेंड जो जोनिंग आता है उसके अंडर सारी ज़मीनें हैं ऐसा बोलकर ज़मीनें बेचते हैं। तो ये सारी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन आगे चलकर जो मेजर जो स्कोप रहेगा MMRDA का, उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो होना ज़रूरी है। अगर नहीं हुआ तो ऐसी सारी गलत फहमी की और गलत जानकारी की वजह से आपका क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में भी सोचना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। देखिए, इसी बात को मैं थोड़ी और आसानी से आपको बताना चाहूँगा कि अगर खोपटा न्यू टाउन का 33 विलेजेस का प्रीवियस प्लान आप देखोगे तो उसमें आपको रेसिडेंशियल जो एरिया है वो येलो कलर में, वो मैप आप निकाल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि येलो कलर में जो एरिया मार्क किया गया हुआ है वो रेसिडेंशियल एरिया है। उसके अलावा कई तरह के और भी जोन उसमें आते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि 124 विलेजेस का मतलब ये नहीं होता कि सारे के सारे 124 विलेजेस में आप कहीं पर भी ज़मीन ले लोगे तो आपके टाउनशिप में आएगी और आपको मुनाफा देगी। अब इसमें और एक चीज़ जोड़कर है कि कई लोगों को ये भी नहीं पता कि टाउनशिप में आने वाली ज़मीन और सिर्फ ज़मीन, इसमें क्या फ़र्क होने वाला है। उसके लिए हम इस चैनल पे और वीडियो शेयर करेंगे और उस वीडियो से हो सकता है कि आपको अगर टाउनशिप में आने वाली ज़मीन के बारे में क्लैरिटी नहीं है तो आपको क्लैरिटी आ जाए। अभी के लिए वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो जाए, इसीलिए हम लोग फोकस करेंगे कि हम पॉइंट वाइज डिस्कशन करें और आपको एक छोटा सा अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और अगले पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक बात आपके साथ और शेयर करूं कि अगर आपको रायगढ़ में कहीं पर भी ज़मीन लेनी है तो आप सदगुरु इंफ्रा से कांटेक्ट कर सकते हो और हमसे जुड़कर आप अपनी जो भी लैंड खरीदारी है उस प्रोसेस में मदद ले सकते हो। अब बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जो NMIA नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो प्रोजेक्ट था उसका T1 टर्मिनल जब फंक्शनल हो जाएगा तब इस एरिया में क्या रेट रह सकते हैं। और इसी को जोड़कर और एक चीज़ को हम लोगों को कंसिडर करना ही पड़ेगा कि आने वाले दिनों में इसका रेट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, साथ में पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे नवी मुंबई का प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसका जो मेन फोकस, उसका नाम लेकर यहाँ पे जो ज़मीनें बिक रही है वही प्रोजेक्ट अभी फंक्शनल होने वाला है। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक बहुत बड़ा स्पाइक आपको ग्राफ में देखने को मिलेगा रेट्स की। तो ये क्या रेट हो गए, डेफिनेटली मार्केट रेट का हम कोई भरोसा नहीं है, लेकिन अच्छा खासा इसमें अप्रिसिएशन होने वाला है। लेकिन उसी को आप एक दूसरे वे में अगर आप इसी चीज़ को देखने की कोशिश करेंगे तो समझने वाली चीज़ है, जहाँ पे डिमांड इतनी हाई होगी वहाँ पे ज़मीनों का सप्लाई डेफिनेटली शॉर्ट होगा। तो ये बात ध्यान में रखकर आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई चीप रेट में आपके साथ ज़मीन का डील कर रहा है तो वो ज़मीन कैसी है, क्या है, इसके रिगार्डिंग भी थोड़ा आप अपनी तरफ से जानकारी हासिल करो, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है चीप रेट्स के ज़मीनों के बारे में। तो मैं आप सभी लोगों का ध्यान बटाना चाहूँगा कि इस एरिया में 2008 से लैंड्स की डीलिंग हो रही है। तो समझने वाली बात यह है कि अभी मुश्किल से यहाँ पे इन्वेस्टर्स का लैंड नहीं, ऐसा कोई एरिया नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इन्वेस्टर आप जैसा या आपके कोई रिलेटिव्स रहेंगे, जान पहचान में रहेंगे, उन्होंने यहाँ पे एक अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में लैंड खरीदी कर रखा है,
तो वो क्यों अपनी ज़मीन सस्ते में 1-2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, जैसे आप कहीं पे भी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है आजकल, फ्रॉड का भी चल रहा है, उस हिसाब से हम बात करें तो वो क्यों इतने कम दामों में आपको वो ज़मीन बेचेगा, जब कि मतलब इतना नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोलबाला इतना बड़ा है, मतलब इसके बारे में तो हाइप बहुत ज़्यादा क्रिएट हो चुका है। ऐसे ऐसे कंडीशंस में आपको इतनी फ्रूटफुल ज़मीन इतने सस्ते में अगर मिल रही है तो डेफिनेटली इसके बारे में आपको भी सोचना चाहिए। और क्योंकि सब लोगों की नज़र MMRDA के मास्टर प्लान के ऊपर है, क्योंकि सारी इन्वेस्टमेंट ही उसी के ऊपर बेस है, तो सारे लोगों का यही एक डाउट रहता है कि मास्टर प्लान कब तक आएगा। तो MMRDA का जो मास्टर प्लान है उसके ऊपर काम चालू है और अगस्त के 2026 तक ये मास्टर प्लान आने की संभावना है। तो इसीलिए अगर मास्टर प्लान नहीं है तो ऐसे हालात में जो प्रशासन का एक क्या क्राइटेरिया रहता है जिसके अंडर 124 विलेजेस, मतलब बहुत बड़ी ज़मीन के अंदर जो टाउनशिप का एरिया आएगा जहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना, मतलब वो ज़मीन छोड़ के जो बाहर का एरिया है वहाँ पे नहीं, बट उसी विलेजेस का ऐसा एरिया जहाँ पर एग्जैक्टली आपको इन्वेस्ट करके प्रॉफिट होने वाला है, वो एरिया प्रॉफिट वाला एरिया, उस एरिया के लिए एज ए टाउनशिप अथॉरिटी जो भी प्लानिंग अथॉरिटी रहेगी उसका एक क्या क्राइटेरिया रहता है, ये सारी चीज़ें उसका बेसिक नॉलेज होना एक ज़मीन बेचने वाले को ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि आप जहाँ पर इन्वेस्ट करने वाले हो ऐसा ना हो आगे जाके वो ज़मीन उस टाउनशिप में नहीं आई और फिर इतने सालों की आपका जो भी आपका सफ़र था उसका कोई आपको ज़्यादा कुछ हासिल नहीं हो पाया उसमें से। जैसा कि ये वीडियो KSC टाउनशिप के 2025 के अपडेट के बारे में है, लेकिन आपको जैसे मैंने इस वीडियो के शुरू में ही कहा था, आपके कुछ फ्रिक्वेंटली सवालात जो पूछे जाते हैं उसमें से एक और सवाल रहता है कि सिर्फ जो टाइटल सर्च रिपोर्ट रहता है उसके बेस पे हम लोग रिलाई कर क्या ख़रीदारी कर सकते हैं। तो मैं आप सभी लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ज़मीन खरीदारी में टाइटल रिपोर्ट एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, लेकिन सिर्फ वही एक चीज़ नहीं है जिसके ऊपर भरोसा रखकर आप सारी चीज़ें इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करें। तो डेफिनेटली आपको बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस चैनल के ऊपर जो पहले वीडियोस मैंने आपके साथ शेयर किए वो देख सकते हो, और ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने पहले से ही ज़मीन खरीद रखी हुई है तो आपका जो लैंड का एरिया है वो एरिया कौन सा है, मतलब वो टाउनशिप के अंदर आने वाला है या नहीं आने वाला, वो तो एक बात है ही, लेकिन उसको जोड़कर और एक चीज़ आपको समझ में लेनी पड़ेगी कि वो ज़मीन सेफ़ है या नहीं, ताकि कल को जब टाउनशिप डिक्लेयर होगी सारी चीज़ें बाहर आएगी तो पूरी दुनिया को ये पता होगा कि ये आपकी जो ज़मीन अगर टाउनशिप के बाहर वाली ज़मीन है तो उसका रेट क्या है। डेफिनेटली वही ज़मीन कोई ख़रीदना नहीं चाहेगा, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी रह सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। तो कल जब ये सब चीज़ें डिक्लेयर हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी, तो और भी आपकी मुश्किलें हो जाएगी। इसीलिए अगर हो सकता है तो आज की डेट में आप निवेश करते समय ही सही तरीके से ज़मीनें खरीदें, और इसीलिए सही ज़मीन और उनके रेट खास करके NMIA मतलब नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और MTHL जैसे बड़े प्रोजेक्ट जिस ज़मीन के सराउंडिंग है, ये ज़मीनें बहुत ज़्यादा डिमांडिंग एरिया में होने के कारण यहाँ पे डेफिनेटली आपको ज़मीन खरीदने से पहले सोचना होगा। रेट्स को लेके, सारी चीज़ों को लेके कुछ ग्रीडी डील्स आपको फंसा सकती है। मैं वापस माफ़ी चाहूँगा कि मैं वही चीज़ दोहरा रहा हूँ, लेकिन लोग कितना भी बोलने के बावजूद वही चीज़ें पूछते रहते हैं फ़ोन करके, इसीलिए मैं आपको वापस वही इसी वीडियो में बता रहा हूँ। अभी के लिए जैसे हम MMRDA का मास्टर प्लान के ऊपर फोकस कर रहे हैं, लेकिन MMRDA भी इस वक्त और भी कुछ चीज़ें कर रहा है, जैसे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट और असेसमेंट जैसी चीज़ें भी करनी पड़ती है एक टाउनशिप को प्लान करने के लिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखकर अभी MMRDA फोकस कर रहा है कि इनिशियल जो एरियल और ग्राउंड का जो सर्वे रहता है उस चीज़ पर उनका भी फोकस है। उसके टेंडर वगैरह भी, उसके रिगार्डिंग भी हमें न्यूज़ देखने को मिली, लेकिन अभी जो है 6 से 8 महीने इस चीज़ को कंप्लीट होने में, इसको पूरा करने में जा सकते हैं। और कुछ लोगों को फिर भी डाउट होगा तो आने वाले कुछ दिनों में जब MMRDA उनके DCPR और डेवलपमेंट प्रपोजल पब्लिश करेगा, उस वक्त
ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि सही ज़मीन जिसके बारे में मैंने इतनी मतलब लिटरली एक सीरीज़ ही बना दी है, तो इसके बारे में लोगों को उस वक्त डेफिनेटली पता चलेगा कि एग्जैक्टली सही ज़मीन का मतलब मेरा क्या था। दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आने वाले कुछ दिनों में इस चैनल पर ओनली मेंबरशिप वीडियो सीरीज़ ज़मीन खरीदारी से रिगार्डिंग आने वाली है, तो इसीलिए इस चैनल से जुड़े रहे और तब तक मैं आपकी इजाज़त लेना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।